हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय नंबर 8। और अध्याय नंबर 8 है कैसे लिखें कहानी। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, क्योंकि HPSC PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो अभी होने वाला है। 3 नवंबर को होने वाला था, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और न्यू डेट अभी तक नहीं आई है। तो इसमें टोटल जो अध्याय की बात करूं तो 16 अध्याय हैं, 16 अध्याय हैं और हम 8वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। अभी तक मैं जो है 7 वीडियोस आपकी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से। तो उसमें आप जाएं, सभी वीडियोज़ आपको वहां पर संग्रहित मिलेंगे, एक एक करके आप अपने वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मेरे से एक कमेंट था कि मैम क्या इनके PDF मिल सकते हैं। तो देखो भाई, PDF इसकी मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि अब मैं साफ सीधी बात कहने में का ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे किसी से कोई किसी प्रकार का ये लालच नहीं है। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैम PDF देने में क्या ही दिक्कत है। तो आप ये बात तो सोच सकते होंगे कि ये अध्याय कितने बड़े बड़े हैं और इन अध्याय का मैंने एक एक NCERT की एक एक लाइन पढ़कर नोट्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे चैनल पर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई ना कोई मेरे लिए बहुत काफ़ी जो है महत्व रखते हैं ये, और मैं इन्हें अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसलिए एक बात इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि जो चीज़ नोट्स में पढ़ी जाती है वो नोट्स तो दुनिया भर के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, किताबें भी आपके पास हैं। जिस NCERT में से नोट्स मैंने बनाए हैं वो NCERT की बुक भी आप सभी के पास है। तो एक बात आपको कहना चाहूँगी, चाहे वो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कि रीड बट राइट मोर, पढ़ें बट लिखे ज़्यादा, क्योंकि प्ले बट प्रैक्टिस मोर। ये बातें जो हैं केवल कहने और सुनने के लिए नहीं होती, कुछ एक बातें अमल करने के लिए भी होती हैं। जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं तो यानी कि 90% बातें जो है आप सीख चुके होते हैं। तो मैं यही एडवाइस देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ें, आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आप यही नोट्स आप चाहते तो साथ साथ, इतनी बड़ी तो ये वीडियो नहीं है, 15 या 20 मिनट की वीडियो है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, वीडियो को चलाएं और उसके बाद आप एक एक लाइन को थोड़ा सुनते जाएं और फिर साथ साथ अपने नोट कर लें। मुझे नहीं लगता कि 20-25 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि जब एक ही चीज़ को हम अपने हाथ से लिख देते हैं फिर ज़िंदगी भर उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। तो बस इसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद पढ़ें और खुद लिखें। मैंने बताया रीड बट राइट मोर। तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, या फिर वो इसीलिए नहीं रहता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने तैयारी की थी पिछली बार, और बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं की थी, हाँ स्क्रीनिंग की मैंने ज़रूर तैयारी की थी, क्योंकि स्क्रीनिंग की मैंने सिर्फ अभिव्यक्ति और माध्यम के ही नोट्स बनाए थे मैंने। और अगर इसी प्रकार से मैंने जो कविताएं हैं उनके भी बना रखे हैं क्यों, और वो आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपको पढ़ा सकती हूँ। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं। तो ये मैंने उस टाइम बनाए थे। और आप सोच रहे होंगे कि उस समय 65 वैकेंसी 70 वैकेंसी थी और इस समय तो केवल टोटल 4 ही वैकेंसी हैं। तो आपको किस कदर पढ़ना चाहिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। और क्योंकि जब 70 वैकेंसी में भी एक बंदा जब पॉइंट मात्र 25 से जब रह जाता है तो थोड़ा सा आप उसकी स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो 4 सीटों पे आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। मेरे पास जो कंटेंट है वो मैं आपको फुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं वैसे तैयारी तो अपने चैनल पर पूरी करवा देती HPSC PGT हिंदी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। जब मैंने एक पोस्ट डाली कम्युनिटी पर कि कौन कौन बच्चे जो हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ना चाहते हैं, तो लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट ने वोट किया। तो मैंने ये सोचा कि काफ़ी कैंडिडेट है जो इच्छुक है पढ़ने के। फिर मैंने ये एक वो चलाई, एक ये अपना जो शेड्यूल था मैंने फिक्स किया कि मैं एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगी।
तो अगर आप मुझे अगर पता होता कि इतने कैंडिडेट हैं अभी पढ़ने के इच्छुक, तो मैं अभी तक पूरी एनसीईआरटी करवा चुकी होती। लेकिन अब समय बहुत ही कम है। अब मैं नहीं चाहती कि एक दो वीडियो डालकर मैं आपको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि जो कैंडिडेट जिस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। हाँ, अभिव्यक्ति और माध्यम मैं आपकी ज़रूर कंप्लीट करवा दूंगी। जिस जो 7-8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इतने तो मैं बता भी चुकी हूँ, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। इससे पहले यही कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। कैसे लिखें कहानी। अभी तक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि नाटक लिखने का व्याकरण क्या होना चाहिए। देखो नाटक, अब हम पढ़ेंगे कहानी के बारे में। ठीक है, कैसे लिखें कहानी, कहानी कैसे लिखी जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। चैप्टर के नेम को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कम से कम 70% जो प्रश्न है आपके वैसे ही हल हो जाते हैं। कैसे लिखेंगे कहानी, तो अनेक प्रकार के ये अक्षर जो हैं 3, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। सोच के देखो कि कैसे लिखेंगे कहानी, कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातों पर हम बातचीत करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। देखो कहानी की जो परंपरा है ना वो बहुत ही पुरानी है। थोड़ा ये सब बातें मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, और उम्मीद करके चलते हूँ कि इतना तो आपको भी पता होगा। कहानी की परंपरा जब से हम इंसान है तब से ही कहानी की परंपरा है। प्राचीन समय से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, और जब हम बचपन से अपनी कहानियाँ सुनते आते हैं, कभी नानी से, कभी दादी से, कभी किसी से, तो आपस में जब हम 2-4 बातें कर रहे होते हैं तो वो भी एक तरीके से कहानी होती है। तो कहानी का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। अब हम ये देखते हैं कि कहानी कहते किसे हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जो होता है, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। मतलब ये नहीं कि कोई भी बात आ गई उसे हमें एक कहानी का रूप दे देगा। मतलब साहित्यिक रूप से अगर बात करें तो कहानी के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए उसी को हम साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो कहानी में कोई ना कोई पात्र, देखो जो कहानी है वो कहानी है, उसकी कहानी की मतलब कोई ना कोई तो कथा होगी ही, कथा से ही कहानी बनी है। तो कथा है या कोई कथा है या कोई घटना है। कहानी किसी पात्र के ऊपर भी हो सकती है, कहानी किसी समस्या के ऊपर भी हो सकती है। मतलब किसी घटना, किसी पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है। मतलब सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित होती हैं, क्रम से होती हैं, और उसमें क्या होता है, परिवेश होता है। क्योंकि कोई भी कहानी जो है ये तो है नहीं कि बिल्कुल सुनने में लिखी जाएगी। कहानी के भी किसी न किसी परिवेश में ही होती है। मतलब उसके दाएं बाएं उसका वातावरण होता है, परिस्थितियां होती हैं, उसमें द्वंद्व होता है, द्वंद्वात्मकता। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले उस वीडियो में भी कि जब तक कहानी में द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी का जो कथानक है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कहानी में आप किसी भी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, जिसमें द्वंद्व हो, और उस कथा का क्रमिक विकास भी हो। ये नहीं कि कथा थोड़ी सी 2-4 बातें तो कही फिर कथा ही हमारी खत्म होगी। उस कथा का क्रम से विकास होना चाहिए, उसमें चरम उत्कर्ष का बिंदु हो। जैसे कि आप कोई भी कहानी देखें, लास्ट में जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं ना, वो चरम उत्कर्ष का बिंदु ही होता है, जिस पर पाठक को ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब क्या होने वाला है। तो वो क्लाइमेक्स होता है, मतलब उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष हो, जिसे मतलब कहानी जो श्रोता है या जो पाठक है, जो पढ़ता आ रहा है या सुनता आ रहा है, अंततः किसी निर्णय पर पहुंच सके, वो होता है चरम उत्कर्ष का बिंदु, उसे कहानी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कहानी क्या होती है। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। मतलब मानव का स्वाभाविक बात है, जैसे कि कोई बात है, अब मेरे बारे में ही आप लोगों में से कोई 2 बंदे मिलकर बात कर रहे हैं, तो कुछ एक तो सच्चाई भी बताएंगे, और मानव का स्वभाव है कि उसमें कल्पना तो जरूर शामिल होगी। ठीक है, तो मानव का स्वभाव एक गुण कल्पना भी है। कहानी का इतिहास बहुत पुराना है, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित, मतलब विशेष रूप से राजस्थान में कहानियाँ काफ़ी प्रचलित होती हैं, तो इतिहास इसका बहुत ही पुराना है।
पंचतंत्र पर कहानियाँ लिखी गई, कहानी के साथ धीरे धीरे उद्देश्य जुड़ गया। मतलब पंचतंत्र पर कहानियाँ लिखी गई और कहानी के साथ धीरे धीरे उद्देश्य जुड़ता चला गया। मतलब वैसे तो कहानी मतलब बातचीत, कहानी का मतलब आप बातचीत ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी समस्या पर या किसी पात्र पर या किसी घटना पर कोई बातचीत करना, तो वो कहानी हो गया। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस कहानी के साथ साथ क्या जुड़ता गया, उद्देश्य जुड़ता गया। कहानी किसी न किसी उद्देश्य के लिए लिखे जाने लगी। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आप देखें, नमक का दरोगा, तो ये कहानी को पढ़कर आप देख सकते हैं, नमक का दरोगा कहानी को आप पढ़ें तो इसके साथ कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ गया कि सभी को इस बात से अवगत कराया जाए कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, हमारी न्यायपालिका कैसी है, ठीक है, हमारी कार्य व्यवस्था कैसी है। तो हर समय के साथ साथ कहानी में क्या जुड़ता चला गया, उद्देश्य जुड़ता चला गया। कहानी का केंद्रीय बिंदु कौन होता है, कथानक होता है। यानी कि कथानक वह होता है जिसके दाएं बाएं वह पूरी कहानी घूमती है। केंद्रीय बिंदु जो होता है ना कहानी का, वो कथानक होता है, ठीक है। प्रेमचंद की जैसे कफन है, कफन के जो पात्र, ये मैंने, आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से लाइन कहाँ से आ गई। मैं एनसीईआरटी पढ़ती गई तो जो लाइनें मुझे लगी कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसी लाइन को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, तो आपको बताना है कथानक होता है कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद। अब आपसे पूछते कफन कहानी किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की है। इसके पात्र, कोई सी एक पात्र का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसका नाम दिया गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो एग्जामिनर है उठा सकता है। घीसो, माधव और बुधिया किस कहानी के पात्र हैं, तो बताना है कफन कहानी के पात्र हैं। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। मतलब कहानी की जब लिखने की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई एक कथानक होता है जिसके दाएं बाएं वह पूरी कहानी की जो कथा है वह घूमती है। तो कथानक क्या होता है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। अब आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या होता है, कथानक, द्वंद्व, पात्र, कुछ भी इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे। तो कथानक जो होता है वो कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कल्पना के आधार पर उसका विस्तार किया जाता है। मतलब सबसे पहले कथानक चुन लिया, ठीक है, उसी के ऊपर मान लो नमक का दरोगा में कौन था, ये वंशीधर था। वंशीधर क्या है, इसका वो कथानक है, और इसी के दाएं बाएं जो है पूरी कहानी घूमती है। तो ये जो ठीक समझ रहे होंगे। और कल्पना के आधार पर किया गया है, कहानी का विस्तार करते हैं। कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। अब जैसे नमक का दरोगा जब हम कहानी पढ़ते हैं तो ये तो है नहीं कि पूरी की पूरी कल्पना करके लिखी गई है, कुछ इसमें यथार्थ भी होता है और कहानी के अंदर कुछ कल्पना का समावेश भी होता है। मतलब कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती, जो संभव हो वही होती है। अगर कोई बात जैसे कि वंशीधर वाले में अगर हम कोई और बात जोड़े तो फिर जो जुड़ती है ना, कल्पना भी उसी की करते हैं जो उस कहानी में फिट बैठ सके, ठीक है, समझ गए होंगे। कथानक में अब मैंने जहाँ पर स्टार लगा रखे हैं ना वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे इन पर स्टार लगा रखे हैं मैंने, तो ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। कथानक में प्रारंभ होता है, मध्य होता है, अंत होता है। द्वंद्व के तत्व भी होते हैं। द्वंद्व मैंने कहा ना, अगर द्वंद्व नहीं होगा, आपस में पात्रों के विचारों के बीच में टकराहट नहीं होगी तो कथानक आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहानी में द्वंद्व के तत्व भी होते हैं। द्वंद्व के कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है। जब पात्रों के विचारों में आपस में टकराहट होती है तो द्वंद्व उत्पन्न होता है और उसी द्वंद्व से क्या बनती है, रोचकता बनती है कहानी में। अब कुछ कहानी यहाँ आपके चैप्टर में दी गई हैं, जैसे नीली आंखें कहानी है किसकी, भीष्म साहनी की। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि नीली आंखें कहानी किसके द्वारा रचित है, तो भीष्म साहनी की कहानी है, जो अमृत राय जी के संपादकत्व में हंस नामक पत्रिका में छपी थी और इस पर 800 रुपये ने मिले थे, ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण कथन आता है जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी प्रकार के प्रश्न जो है एचपीएससी ने पूछे थे। एडगर एलियन के अनुसार क्या है कहानी? कहानी एक संक्षिप्त तथा प्रभावशाली आख्यान है। इसमें सीमित तथा प्रभावपूर्ण कथानक होता है। तो ये जो परिभाषा दी कहानी की, ये किसने दी?
एडगर एलियन के अनुसार। तो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि ये किसके अनुसार ये कहानी की परिभाषा है, तो ये है एडगर एलियन के अनुसार। मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा कहानी के लिए कि गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो ये कथन जो था कहानी को लेकर, ये किसका था? मुंशी प्रेमचंद का। गल्प का मतलब, गल्प मतलब कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक ही मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का क्या रहता है? उद्देश्य। तो ये बात कही मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी में एक तथ्यता होती है जिसका संबंध घटना से होता है। मतलब ये नहीं कि कहानी जो है ना आपस में गुथी हुई होनी चाहिए, उसकी एक घटना, छोटी छोटी घटनाएं जब आगे चलती हैं तो आपस में वो जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनका संबंध सा होना चाहिए। घटना का स्थान अनुभूति भी ले सकती है, मतलब जरूरी नहीं कहानी के अंदर कोई घटना भी हो, तो घटना का स्थान, देखो कोई घटना घटित होगी, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना घटित होगी, कोई विश्व युद्ध हो गया, उसमें किसी को लेकर किसी ने कोई कहानी लिखी, तो उसका तो आपको खुद ही मिल जाएगी। घटना के बारे में तो बातचीत करने के लिए अपने आप मिल जाता है, लेकिन घटना का स्थान कोई अनुभूति भी ले सकती है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी घटना को देखकर क्या अनुभव किया कि मेरा हृदय द्रवित हो गया, करुणा में हो गया, इसको लेकर मैं कोई कहानी लिखूं, तो घटना का स्थान कोई अनुभूति भी ले सकती है। कहानी घटना प्रधान भी हो सकती है या चरित्र प्रधान भी हो सकती है। ध्यान रखना, कहानी कोई अनुभूति भी हो सकती है, कहानी कोई घटना से संबंधित भी हो सकती है, कहानी जो है चरित्र प्रधान भी हो सकती है। कहानी में तीव्रता और ताजगी होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य होनी चाहिए। कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कहानी में कथानक, आरंभ, मध्य, अंत, देशकाल, स्थान, परिवेश, पात्र, संवाद और चरम उत्कर्ष जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं, ये और द्वंद्व होता है। मतलब ये कुछ कहानी के तत्व हैं जो ये कहानी के अंतर्गत जरूर होते हैं। उसके बाद कृष्णा सोबती ने कहानी के बारे में क्या कहा? कृष्णा सोबती जी का कथन भी पेपर में पूछा जा सकता है। 3 लोगों ने कहा, एक तो कृष्णा सोबती, एक मुंशी प्रेमचंद और एक एडगर का पढ़ा था। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की है, इसकी उसकी सबकी कहानी है। तो ये कथन किसके था? ये कृष्णा सोबती का था। तो कहानी का चैप्टर इतना ही था। उसके बाद अगला अध्याय है हमारा डायरी लिखने की कला, प्रश्न नंबर 9, पाठ नंबर 9। तो ये पाठ नंबर 8 हमारा पूरा हो चुका है और इसमें से पिछली बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।